कौन सी थी दोस्तों, या पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक अवध कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, जिसकी स्थापना 1881 में की गई। फिर हमने देखा कि पूर्ण रूप से पूरी तरीके से भारत का पहला बैंक यानी कि भारतीय लोगों की पहली बैंक कौन सी थी? तो पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। ये सारी ही बातें लिख लीजिए। अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। बिल्कुल एक बार आंखें बंद करिए और सारी चीजें आपके दिमाग में उतर जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देख रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अब आइए समझते हैं भारत के केंद्रीय बैंक के बारे में, जिसे बोला जाता है आरबीआई बोला जाता है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी हासिल करने वाले हैं, समझिएगा एक एक पॉइंट को। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत की गई। किस अधिनियम के तहत इस बैंक की स्थापना की गई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1934 के तहत इस बैंक की स्थापना की गई दोस्तों। और कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल 1935 की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई या किया गया दोस्तों। ठीक है। और किस आयोग की सिफारिश के आधार पर? देखिए, अनुशंसा का मतलब हो जाता है सिफारिश, और यानी कि रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो किस मतलब कौन सी वो कमेटी या कौन सा वो आयोग था जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर इस बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो जरूर ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग। कौन सा आयोग है? तो हिल्टन यंग आयोग। तो लिख देता हूं मैं, हिल्टन यंग आयोग के सुझाव पर क्या किया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया या की गई दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग के तहत, यानी कि हिल्टन यंग आयोग कहता है कि देखिए, हमारे पास एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। कौन? हिल्टन आयोग किससे कह रहा है? अंग्रेजी सरकार से, क्योंकि हमारे देश में तब ब्रिटिश सरकार के शासन थे दोस्तों, जो कि आप जानते ही हैं, हम 1947 में आजाद हुए हैं। ठीक है। तो दरअसल क्या होता है कि हिल्टन यंग आयोग कहता है कि देखिए, हमारे पास एक रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। तो फिर आरबीआई की स्थापना की जाती है दोस्तों। तो 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की जाती है। और किस अधिनियम के तहत? तो आरबीआई अधिनियम 1934। अगर आप इतना नहीं याद रख सकते तो आप ऐसे याद कर लीजिए, आरबीआई एक्ट 1934। अगर आपके एग्जाम में अधिनियम पूछता है तो आप 1934 बताएंगे। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है तो कि कब स्थापना इसकी की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। किस आयोग की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलकर क्या होता है कि भारत देश 1947 में आजाद हो जाता है। जब भारत देश 1947 में आजाद हो जाता है दोस्तों, तो भारत के कंट्रोल में यह बैंक आ जाती है, यानी कि आरबीआई। तब फिर इस बैंक का क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। और कब किया जाता है? तो 1 जनवरी 1949 को। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। तो कब राष्ट्रीयकरण किया गया? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न कि आरबीआई का कब राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1949 को। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? देखिए, मुख्यालय का मतलब हो जाता है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर मुख्यालय नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे मुंबई बताएंगे। अच्छा, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि भाई ये बताइए, जब आरबीआई की स्थापना की गई थी 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को, तब आरबीआई का गवर्नर कौन था? तब आरबीआई का कौन गवर्नर था? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ की बात करते हैं तो ये आरबीआई का पहला गवर्नर था। तो ये आरबीआई का कौन सा गवर्नर था? तो आरबीआई का पहला गवर्नर था। तो आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो आप जरूर ध्यान रखिएगा,
सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ सबसे पहले हमने जाना, आइए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की जाती है दोस्तों, यानी कि किया गया, ऐसे भी आप कह सकते हैं 1 अप्रैल 1935 को। किस आयोग की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर दोस्तों। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया जाता है? तो 1 जनवरी 1949 को। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में है। फिर हमने जाना कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करते हैं, तो हमने आपको बताया कि सर ओसबोर्न स्मिथ की बात करते हैं, तो ये आरबीआई का पहला गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के समय, मतलब जब भारत देश आजाद हो जाता है तो उसके बाद बात करते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो वो थे सीडी देशमुख की बात करते हैं। तो स्वतंत्र भारत के यानी कि स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, इनका नेम जरूर याद रखिएगा। अब आइए हम बात करते हैं आरबीआई के प्रमुख कार्यों के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं कि आरबीआई के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि आरबीआई का वर्क क्या है। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, यानी कि मौद्रिक नीति का संचालन करने का काम किसे है? तो आरबीआई को है। तो आरबीआई मुद्रा से संबंधित नीतियां लेकर आती है, यानी कि मनी से संबंधित नीतियां लेकर आती है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं साख का नियंत्रण करना, मतलब क्रेडिट कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी किसके पास है? तो आरबीआई के पास है। फिर मुद्रा निर्गमन करना, यानी कि करेंसी को जारी करना, मतलब नोटों को जारी करने का काम, नोटों की जारी करने का काम किसे दिया गया है? तो नोटों को जारी करने का काम दिया गया है आरबीआई को दिया गया है। किसे दिया गया है दोस्तों? आरबीआई को। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई जो है बैंकों की बैंक है, मतलब जितने ही भी बैंकें हैं उन सभी बैंकों को उधार देने का काम कौन करता है? तो आरबीआई करती है। साथ ही साथ सारे बैंकों को रेगुलेट करने का काम किसका है? तो आरबीआई का है। तो भारत में जितनी भी बैंकें चल रही हैं दोस्तों, उन सभी बैंकों को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो आरबीआई को दी गई है, यानी कि आरबीआई के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई क्या करती है कि विदेशी विनिमय पर भी नियंत्रण रखती है। तो आरबीआई क्या करती है? विदेशी विनिमय पर भी नियंत्रण रखती है, यानी कि कंट्रोल रखती है। और सरकार के बैंकर का भी काम करती है आरबीआई। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सरकार के बैंकर का भी काम करती है कौन? आरबीआई। अगर सरकार को जो कुछ भी पैसे वगैरह चाहिए, उधार लेना देना, जो कुछ भी करना होता है, सरकार क्या करती है? सीधा आरबीआई से करती है लेन देन। तो इसलिए सरकार का बैंकर कौन सी है? तो सरकार के बैंकर है दोस्तों, तो आरबीआई है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, यानी कि जो हमारी आरबीआई है, 1 रुपए के सिक्के और नोट, मतलब जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है और जो छोटे सिक्के होते हैं, इन सभी को छोड़कर आरबीआई क्या करती है? सभी नोटों का निर्गमन, यानी कि सभी नोटों को जारी करने का काम करती है। तो आरबीआई क्या नहीं करती है? तो आरबीआई एक तो 1 रुपए के नोट को नहीं छापती है। आरबीआई क्या नहीं करती है? तो 1 रुपए के नोट को नहीं छापती है, बल्कि वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है 1 रुपए के नोट को, और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। और आरबीआई सिक्के वगैरह को भी नहीं ढालती है। और 1 रुपए से ऊपर, 2 रुपए कह सकते हैं, 1 रुपए से ऊपर की जितनी भी नोटें होती हैं, सारी नोटों को कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करती है। कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करती है, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष। लेखा वर्ष का मतलब हो जाता है अकाउंटिंग ईयर के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करते हैं। तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं, या फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष। तो इस बात को भी गौर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई भारत में नोट निर्गमन के लिए
न्यूनतम कोष प्रणाली की पद्धति को अपनाता है। देखिए आरबीआई क्या करता है कि अगर उसे पैसे छापने होते हैं तो आरबीआई क्या करता है कि न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाता है, यानी कि इस पद्धति को अपनाने के बाद ही आरबीआई क्या करती है, नोट छापती है दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या है न्यूनतम कोष प्रणाली। देखिए समझिएगा, साल 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम की शुरुआत की जाती है और इसी के तहत क्या कहा जाता है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट छापने के लिए हमेशा क्या करना होगा, 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होगा। कितने सौ करोड़ का, तो 200 करोड़ का रिजर्व रखना होगा और जिसमें क्या होगा कि दोस्तों 115 करोड़ रुपए का सोना होगा और 85 करोड़ रुपए जो होंगे फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। मतलब अगर आरबीआई को पैसे छापना है तो आरबीआई के पास क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होनी चाहिए आरबीआई के पास, ठीक है। और जिसमें से 115 करोड़ की बात करते हैं तो सोना होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि आरबीआई के द्वारा कैसे मौद्रिक नीति लाई जाती है या लाया जाता है। तो मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो आरबीआई क्या करती है, दो तरह से संचालित करती है मॉनेटरी पॉलिसी को। एक तो पहली बात करते हैं मात्रात्मक की बात कर सकते हैं, जिसे क्वांटिटी की बात कर सकते हैं, दूसरी बात करते हैं क्वांटिटी टूल्स की बात कर सकते हैं और दूसरी बात करते हैं क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक उपकरण की बात करते हैं। तो मात्रात्मक उपकरणों में अगर आप देखें तो एक तो हो जाता है बैंक दर, जिसे बैंक रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंक रेट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बैंक रेट कहा जाता है। फिर रेपो रेट कहा जाता है, फिर रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है यानी कि रिवर्स रेपो रेट होता है। फिर नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर होता है। फिर वैधानिक तरलता अनुपात जिसे एसएलआर कहा जाता है। फिर ओएमओ की बात करते हैं, ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं। तो इसके तहत क्या करती है आरबीआई कि एक तरह से मौद्रिक नीति लेकर आती है। जैसे कि बात करते हैं अगर मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाता है, ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो फिर आरबीआई क्या करती है, उन पैसों को कंट्रोल कर लेती है। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं तो आरबीआई एक काम ये करती है, महंगाई को कंट्रोल करना। मतलब महंगाई को घटाने बढ़ाने के काम कौन करता है, तो आरबीआई करती है। आरबीआई किनके माध्यम से करती है, तो इन्हीं उपकरणों के माध्यम से, यानी कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से, ओएमओ के माध्यम से आरबीआई क्या करती है कि एक तरह से महंगाई को बढ़ाने घटाने का काम करती है। और दूसरा इसके पास क्या है उपकरण, यानी दूसरा टूल्स आरबीआई के पास कौन सा है, तो एक तो गुणात्मक उपकरण है जिसके अंतर्गत साख का राशनिंग करना। मतलब इसमें क्या होता है कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की अधिकतम सीमाएं निर्धारित करता है। तो आरबीआई एक कहता है कि देखो किस बैंक को कितना ऋण देना है, इस बात को निर्धारित कौन करता है, तो आरबीआई करता है। क्योंकि आरबीआई को पता है अगर किसी बैंक को ज्यादा ऋण दे दिया जाए तो उस बैंक के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, तो उस बैंक के पास जब ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो बैंक क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोन बांटेगी। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन बांटेगी तो लोगों के पास पैसे होंगे, जब लोगों के पास पैसे होंगे तो आप जानते हैं लोग दिवाली मनाना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि लोग क्या करेंगे, घर बनाना शुरू कर देंगे, गाड़ी खरीदना शुरू कर देंगे, बच्चों को फीस जमा करना शुरू कर देंगे और बहुत सारे काम करना शुरू कर देंगे। और जिससे क्या होगा कि एकाएक कहीं ना कहीं वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाएंगे। और जब क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए आरबीआई ये भी तय करती है दोस्तों, साख का राशनिंग करना यानी कि क्रेडिट का एक तरह से बंटवारा करना कि किसको किस बैंक को कितना उधार देना है। इसको मतलब इसको भी निर्धारित करने का काम किसे दिया गया है, तो आरबीआई को, या आरबीआई के पास यह काम है। नेक्स्ट बात करते हैं साख अधिकृत, मतलब किसको कितना मिलना चाहिए, मतलब किसको मतलब एक तरह से किसकी क्रेडिट के आधार पर कितना उसको अधिकार देना चाहिए, तो ये भी काम कौन करती है, तो आरबीआई। और बैंकों को किसी भी प्रकार से नैतिक सलाह या निर्देश देना है तो वो भी कौन करती है, तो आरबीआई करती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अब इसी के अंतर्गत यानी कि मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं बैंक रेट के बारे में। आइए इन सब चीजों को समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए बैंक रेट के बारे में बात करते हैं तो बैंक रेट का मतलब हो जाता है रिजर्व बैंक का सामान्य ब्याज दर पर, मतलब जो रिजर्व बैंक का सामान्य ब्याज दर होता है
उस पर क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं उन्हें पैसा उधार लेना होता है। तो जब देखो ऐसे इसको समझ लीजिए, जैसे आरबीआई क्या करती है, उधार देती है सारे बैंकों को, ठीक है। जो भी बैंकें हैं अनुसूचित बैंकें, उन सभी बैंकों को अगर उधार लेना होता है तो हम लोगों से नहीं लेती है कि भैया आप दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास खुद ही पैसे नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। हम एक तरह से बैंकों से पैसा लेते हैं, और बैंकें पैसा कहाँ से लेते हैं, तो आरबीआई से लेते हैं, क्योंकि उन सभी का माता पिता माई बाप कौन है, तो वो है आरबीआई है। तो सभी बैंकों का माई बाप कौन है, आरबीआई है। तो इसलिए क्या होता है, यानी कि माई बाप मतलब हो जाता है माता पिता, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैं ये आपको बताने चाह रहा हूं कि बैंक क्रेडिट का मतलब हो जाता है, जब किसी बैंक को, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार लेना होता है तो आरबीआई के समान ब्याज दर पर क्या होता है कि वो बैंक आरबीआई से उधार लेती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, बैंक क्रेडिट कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी बैंक को उधार लेना होता है और जब वो बैंक उधार लेती है तो आरबीआई ऐसे फ्री में नहीं देती है। आरबीआई ऐसे नहीं देती है लो भैया उधार चाहिए तो ले जाओ, हमारे आपके जैसे कि भैया उधार चाहिए तो फ्री में दे देता है, कोई 1 रुपए चार्ज नहीं काटता है। लेकिन आरबीआई कहती है कि देखो हम ऐसे नहीं देने वाले हैं, आपको उधार चाहिए तो ले जाइए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आरबीआई को जो समान ब्याज दर चलता रहता है उसी के आधार पर क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, उधार लेती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है, यानी कि बैंक रेट कहा जाता है। तो आप इसको एक एग्जांपल में कैसे बताएंगे कि जब किसी बैंक को या जब किसी वाणिज्यिक बैंक को समान ब्याज दर पर, आरबीआई के समान ब्याज दर पर उधार लेना होता है या लेती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, बैंक रेट कहा जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं रेपो रेट के बारे में बात करते हैं। रेपो रेट उसे कहा जाता है जब वाणिज्यिक बैंकों को उधार लेना होता है आरबीआई से ही, लेकिन अल्पकालिक के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए, लगभग 364 दिन, 364 दिन की बात कर सकते हैं। जब कम समय के लिए किसी बैंक को आरबीआई से उधार लेना होता है तो किस रेट के तहत लेती है, तो वो बैंक रेपो रेट के तहत लेती है। तो आरबीआई से जब कोई बैंक क्या करती है, अल्पकालिक अवधि के लिए, समय के लिए मतलब एक तरह से उधार लेती है, यानी कि ऋण लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। या आप इसको पढ़ लीजिए, नहीं मैं पढ़ दे रहा हूं कि वाणिज्यिक बैंक अल्पकालिक अवधि के लिए आरबीआई से जिस ब्याज दर पर नकदी ऋण प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है, जो कि हमने पहले ही बता दिया। अगर किसी बैंक को, आप ऐसे समझिए, अगर किसी बैंक को अल्पकालिक के लिए उधार लेना है तो फिर क्या होता है कि वो आरबीआई से लेती है, तो उसे किसके तहत लेती है वो बैंक, तो रेपो रेट के तहत। ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फ्री में आरबीआई किसी को उधार नहीं देती है, सबसे ब्याज लेती है। तो हर समय क्या होता है, रेपो रेट का अपना ब्याज होता है और बैंक रेट का अपना ब्याज होता है, ठीक है। इसको आप इंटरनेट पर चेक कर लीजिएगा जब आपको एग्जाम देने जाना होगा तब। अच्छा, मैं आपको चेक करके बाद में बता दूंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा और समय आने दीजिए, मैं करंट में अपडेट कर दूंगा कि बैंक रेट कितना है आरबीआई का और रेपो रेट कितना है, ये सारी बातें मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये सब बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें आप नहीं याद रख पाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप सारी परिभाषा टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए, और फिर जब मैं आपको करंट में बताऊंगा ये चीज़ें तो आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा और सारी बातें याद भी हो जाएंगी। तो रेपो रेट का मतलब होता है जब किसी बैंक को अल्पकालिक समय के लिए, यानी कि कम समय के लिए एक तरह से आरबीआई से उधार लेना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ उल्टा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा दोस्तों। उल्टा का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे समझिए, उल्टा का मतलब ये है दोस्तों कि सारी बैंकें क्या करती हैं, आरबीआई से उधार लेती हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब आरबीआई बैंकों से उधार लेती है। जब क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, बैंकों से उधार लेती है। अब क्यों लेती है आरबीआई, दरअसल क्या होता है, जब क्या होता है बैंकों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे नोटबंदी के समय में आपने देखा था बहुत सारे बैंकों के पास पैसा हो गया, खूब लगातार लोगों ने पैसा जमा कर दिया। अब बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो गया तो बैंक क्या करने लगती है, लोन सस्ता देने लगती है। दरअसल क्या होता है, जब भी बैंकों के पास पैसा ज्यादा होता है ना, बैंक क्या करती है, लोन सस्ता देने लगती है। आप समझिएगा, अब आप सोचिए एक बार, अगर बैंक अभी 10 रुपए में चार्ज कर रही हैं कि भाई 10 रुपए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम आपको लोन देंगे, लेकिन अब एकाएक बैंकें क्या कहें
कि देखो आप 5% में ले जाइए, 5% में नहीं 3% पर ले जाइए। अब सोचिए एक बार, अगर बैंक ऐसा कह देते हैं कि 3% पर आप ले जाइए लोन हमसे, तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जिनका लेने का भी मन नहीं है लोन, वे भी आएंगे लोन लेंगे। किससे? बैंक से। और बैंक से सभी लोग लोन लेकर जाएंगे और सबके पास पैसा होगा। और जैसे ही सबके पास पैसा होता है, ये तो आप जानते हैं कि ये फ्री में ही जैसे मिल रहा है, बाद में उन्हें ईएमआई चुकाना पड़ता है, लेकिन उस समय तो उन्हें फ्री में लगता है। तो फिर वे लोग क्या करते हैं, जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है, आप तो जानते हैं हमारे दिमाग कितने शैतानी होते हैं, हम सोचने लगते हैं यार ये जो पंखा चल रहा है ना, ये पुराना है, एक काम कर देते हैं इसको बदल ही देते हैं। पंखा बदल दिए, और फ्रिज है हमने बदल दिया, गाड़ी हम नहीं खरीद रहे हैं। मतलब जितने भी लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, लगातार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना शुरू कर दिए हैं। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाना शुरू कर दिए। आप सोचिए एक बार, जब वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड एकाएक बढ़ती जा रही है, तो फिर जो कंपनी उत्पादन कर रही है, जो प्रोडक्शन कंपनियां कर रही हैं, उनके पास भी तो स्टॉक नहीं है। तो वे लोग क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ा देंगे। अब जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाएंगे तो समझ लीजिए मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। अब जब मार्केट में महंगाई बढ़ जाएंगे तो इधर फिर हल्ला गुल्ला होने लगेगा, इधर हल्ला गुल्ला होने लगेगी कि भैया इस सरकार के समय में क्या है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब सरकार क्या करेगी, सीधा आरबीआई को बोलेगी देखो ये कर क्या रहे हो भैया, तुम्हारी वजह से हमारे नाम खराब हो रहे हैं, फटाफट इसको महंगाई को कंट्रोल करिए। फिर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कहते हैं कि देखो आप लोग जो सभी बैंकों को एक सूचना जारी करती है या उन्हें कहती है कि देखो आप लोग जो जनता में नोट मतलब एक तरह से पैसे बांट रहे हैं ना, जो लोन बांट रहे हैं 3 रुपए 5 रुपए में, आप हमें 7 रुपए में दे दीजिए, हम आपसे 7 रुपए में ले लेंगे। आप अपना लोन हमें दे दीजिए, हमारे पास जमा कर दीजिए, हम 7% के हिसाब से आपको बैंक देंगे, यानी कि पैसा वापस करेंगे। अब बैंकों के तो आप जानते ही हो कि इनका मुख्य लक्ष्य होता है कि केवल और केवल लाभ कमाना। अब इनका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना है, और इन्हें ये भी पता है जितना मैं सारा पैसा जनता को दे रहा हूं, हो सकता है कुछ पैसे वापस आए भी ना, कुछ तो इसमें किसान होंगे, कुछ भगौड़े वैसे व्यक्ति होंगे जो पैसे लेकर कहीं और भाग जाएंगे। तो जो बैंकें हैं ना, वे बड़ी ही चालाक होती हैं, वे फिर जनता को पैसे ना देकर बल्कि आरबीआई को पैसा दे देंगी। अब जब आरबीआई को सारी बैंकें पैसा देना शुरू कर देंगी, तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। अब जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक में अगर कोई जनता मतलब कोई भी व्यक्ति लोन लेने आता है, तो बैंक क्या करेंगे, महंगा लोन देंगे। जब बैंक महंगा लोन देने लगेंगी, तो फिर सारे लोग तो लोन लेंगे नहीं, आप जानते हो जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है और वही लोग लोन लेंगे। अब कुछ चुनिंदा लोग यदि लोन लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वे लोग महंगाई बढ़ा देंगे। तो दो चार लोगों से थोड़ी ना महंगाई बढ़ जाएगी, और दो चार चीजें खरीदने से थोड़ी ना महंगाई बढ़ जाएगी। देखिए महंगाई का मतलब होता है, वैसे तो मैं महंगाई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि अब जिसमें जोड़ना पड़ रहा है, महंगाई का मतलब होता है जब सभी वस्तुओं के मतलब कह सकते हैं लगभग ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ते हैं, तब उसे महंगाई कहा जाता है। अगर प्याज और टमाटर के दाम बढ़ गए तो ये मत सोचिए कि महंगाई है, बल्कि उसे कहा जाता है कि प्याज के दाम बढ़े हैं और टमाटर के दाम बढ़े हैं। अब इसे महंगाई की श्रेणी में आप नहीं रख सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे ही आलू के रेट बढ़ा वैसे ही आकर चिल्लाना, हल्ला गुल्ली शुरू कर देते हैं पूरे मार्केट में, या अपने क्या नाम है जहाँ वे रहते हैं सोसाइटी वगैरह में, वहाँ बोलने लगते हैं अरे भैया महंगाई बढ़ गई है। अरे महंगाई का मतलब तो समझो, केवल एक वस्तु के दाम बढ़ने को महंगाई नहीं कहा जाता है। महंगाई उसे कहा जाता है जब कई वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में और सरल करते हैं तो क्या कहा जाता है, महंगाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये वही बातें हैं। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, तो आरबीआई क्या करती है कि तरलता को कम करने के लिए उनसे खुद ही उधार ले लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आरबीआई ने बैंकों के लिए निर्धारित किया हुआ है, क्योंकि आरबीआई को पता है जो बैंकें हैं ना, कभी कभी ये संकट में आ जाती हैं। जैसे आप लोग और हम लोग हैं, हमारे पिताजी जानते हैं, हमारे माता जी जानते हैं, अगर हम जॉब करते हैं ना या हम कोई काम करते हैं, तो वे जानते हैं कि हो सकता है कभी ना कभी संकट में आ सकते हैं महोदय, क्योंकि ये जो पैसा कमा रहे हैं
ये तो लगातार अपना खर्च कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता है कि आगे चलकर ये कभी ना कभी समस्या में भी पड़ सकते हैं। इसलिए जो हमारे माता पिता होते हैं ना, वे कहते हैं कि देखो तुम 20,000 कमा रहे हो ना, या 50,000, जितना भी आप कमा रहे हो ना, उसका कुछ प्रतिशत आप हमें देते चलिए, बाकी आप अपने पास रखे रहिए, हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आप अपना खर्च करिए। तो हमारे माता पिता क्या कहते हैं कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसके कुछ प्रतिशत आप हमें देते रहिए, और जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ले लेना। तो ये बातें कभी कभी हमें अच्छी लगती है, कभी कभी क्या हमेशा ही अच्छी लगती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अच्छी नहीं लगती है, तो वो पागल लोग हैं, उन्हें समझिए कि पागल लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, तो हम क्या करते हैं, जो जितना पैसा कमाते हैं तो कुछ प्रतिशत के रूप में हम अपने माता पिता को दे देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पैसा वहाँ बैंक में जमा होता रहता है। उसी तरह से क्या होता है, आरबीआई क्या कहती है, अच्छा वहाँ की कहानी को और पूरा पूरा कर देता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जब क्या होता है कि हम अपने माता पिता को पैसा दे देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, अचानक हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है, जब हमारी सैलरी या हमारे बिजनेस या कहीं पर भी वो चीजें ना चल रही हो, मतलब कुल मिलाकर पैसों की क्राइसिस हमारी आ गई है, हमारे पास पैसे नहीं है, अब हमें पैसे चाहिए। हम दोस्तों के पास फोन कर रहे हैं तो हमें नहीं मिल रहा है, और वैसे भी कहाँ मिल पाता है कई बार। तो हमें पता है कि हमने मम्मी पापा को दिया ही है, तो फिर उनके पास फोन करते हैं कि पिताजी हमें पैसा चाहिए। तो पिताजी कहते हैं हाँ बेटा तुमने वो पैसा दिया था, वो पैसा तुम्हारा रखा है, जब चाहिए ले जाओ। ठीक है, और उसी दिन हमें एहसास होता है कि अच्छा वाकई में पिताजी ने जो कहा था वो हमारे काम ही आज दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता की जो बातें कही जाती हैं वो बहुत ही सही होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जिस जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात को भी समझ लीजिए बैंक की तरह, कि हमें क्या करना चाहिए, अपने माता पिता की हर एक बात को मानना चाहिए। कई बार ना क्या होता है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन कुछ बातें हैं मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ। दरअसल क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, जब हमारी कम उम्र होती है तो हम अपने माता पिता को ये समझते हैं कि यार इन्हें कुछ नहीं पता होगा, लेकिन हमारी जब उम्र बढ़ती है ना, जैसे जैसे हम एज की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि हमारे माता पिता वाकई बहुत अनुभवी और बहुत जानकार और बहुत समझदार हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ये सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, कई एक दो बच्चे तो हमारे ही घर में हैं। ठीक है, अब मैं उनका नेम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो देख कर वो हमें कट करके दे देंगे, भैया हमारा नेम आपने ले लिया। तो हमारे घर में कई दो चार बच्चे हैं, वैसे पढ़ने उढ़ने में ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि मम्मी पापा से ज़्यादा तो हम स्वयं जानते हैं। ठीक है, तो उनकी बातें याद आ गई थी तो मैं वही बता रहा था आपको। और कई बार तो आप लोगों की भी ये आदतें हैं, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन कई छात्र पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो लड़कपन उनके अंदर रहता है, तो अपने माता पिता को बेवकूफ़ समझते हैं, जो कि वो गलत बातें हैं। ठीक है, उन्हें सब पता होता है आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हें उनसे मत छिपाइए। चलिए, हम वही बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जल्दी ही समझ में आ जाएगा। आप देखो, उसी तरह से आरबीआई कहती है कि देखो आपके पास जितने भी पैसे जमे हो रहे हैं, बैंकों से कहती है जो भी पैसे आपके पास जमे हो रहे हैं उसके कुछ प्रतिशत के रूप में, यानी कि उसका कुछ प्रतिशत आप क्या करिएगा, हमें जमा कर दीजिए। जब आपको कभी जब कभी आप संकट में आएंगे तो पैसा हम आपको वापस कर देंगे। तो आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि बैंकों से बहुत सारे लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं, जैसे नीरव मोदी की बात आपने सुना ही है, और विजय माल्या का नाम आपने सुना ही है। अब क्या होता है कि जब बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लेकर कोई लोन लिया है और पूरा पैसा लेकर भाग गया, तो फिर क्या होता है कि वो चीजें चर्चा में आ जाती हैं, तो जनता को ऐसा लगता है बैंकों के पास पैसे नहीं है, तो जनता क्या करती है, बैंकों में पहुंच जाती है, भैया हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमने आपको पैसा दिया था। तो फिर अब बैंक क्या करती है, बैंक के पास तो पैसा वैसे भी वाकई में उस समय नहीं होते, तो फिर बैंक फोन करती है आरबीआई के पास कि दादा आपको हमने पैसा दिया था, वो वाला सीआरआर वाला, आप हमें दे दीजिए। तो वो कहती है ठीक है, आपने जो पैसा दिया था ले जाइए और सभी को बांट दीजिए, और लोगों को विश्वास दिलाइए कि हमारे पास पैसे हैं। भले ही नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगौड़े लोग, कह सकते हैं जो हमारे देश के देशद्रोही लोग हैं, भले ही पैसा लेकर चले गए हैं, लेकिन लोगों को विश्वास दिलाइए कि हमारे पास पैसे हैं। तो उसी तरह से यदि आप देखें तो सीआरआर का मतलब हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंकों को क्या करना होता, अपना जो उनके पास जमा होता है उसका कुछ प्रतिशत क्या करना होता है कि बैंकों को एक तरह से आरबीआई को देना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं 100 रुपए बैंकों के पास जमा हुआ, तो मान लेते हैं कुछ प्रतिशत के रूप में मान के चलते हैं कि 5% क्या करना होता है, 5%, 3%, 2%, जो भी आरबीआई ने फिक्स किया होगा उसके आधार पर क्या होता है, बैंकों को पैसा आरबीआई को देना होता है। तो उसे क्या कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर बातें ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य है,
ये सभी बैंकों को देना ही पड़ता है, सभी बैंकों को देना ही पड़ता है। ऐसी कोई बैंक नहीं है जो मना कर दे कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, ठीक है मैं नहीं दे सकती हूँ, मतलब ऐसी कोई बैंक नहीं है, क्योंकि आरबीआई सभी के कौन है, माता पिता है। और माता पिता का कर्तव्य बनता, माता पिता को आप जानते हैं जब वे अपने पर